गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं चीनू ठाकुर जायसवाल वेलकम करती हूँ आपका आज के इस सेशन में। ये सेशन एक सीरीज जो चल रहा है उसका पार्ट 8 है। हम लोग एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2023 हिस्ट्री का, जो कि मेंस का पेपर है। और इसके जो 1 to क्वेश्चन 6 है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ए बी सी जितने भी ऑप्शंस होते हैं सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ए बी सी जो तीनों ऑप्शन है तीनों ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लासेस कंटिन्यू रखिए क्योंकि बहुत सारे ये पेपर जब हिस्ट्री का सॉल्व करना होता है तो बहुत ज़्यादा आपको गहराई में मतलब जो इन डेप्थ नॉलेज है हिस्ट्री का वो आपको ज़रूरी होता है, वो चाहिए होता है। तो वो साथ साथ में क्लासेस में जैसे जैसे आप लोग सुनते रहते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते रहते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। एंड डाटा प्रोवाइड्स यू अ राइट आंसर। सिंपल बात है, डाटा है तो आंसर आप एकदम बहुत अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं क्या था। सेवेंथ क्वेश्चन में ऑप्शन ए में आपके पास था द मराठा पोज्ड अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द इंटीग्रिटी ऑफ द मुगल एम्पायर डिस्कस। यस, आप लोग मराठा के बारे में काफी कुछ पढ़ ही चुके होंगे पहले भी, और मुगल एम्पायर के साथ उनके जो क्लैशेस है वो भी पढ़ चुके होंगे। हम लोग थोड़ा थोड़ा इसका क्या करेंगे, पॉइंट्स वगैरह साथ साथ में अगर डिस्कस करते हुए चले, ठीक है, तो वो बेटर रहेगा कि हम क्या-क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा डाटा आप लोगों को प्रोवाइड करवा ही दिया है कि किस तरह से ग्रोथ होती है मराठा कॉन्फेडरेसी की, किस सेंचुरी में वो पॉपुलर रहे हैं, ठीक है। मुगल को वीकेंड करने के लिए क्या-क्या उनका जो इम्पोर्टेंट कॉन्क्वेस्ट रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट चूंकि ये जो क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का है, तो सिर्फ कॉन्क्वेस्ट करेंगे तो वो तो फिर डेक्कन का कॉन्क्वेस्ट, शाइस्ता खान का एंट्री, वो सब में ही फिर 20 मार्क्स वाला तो नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा इनिशियल फेज देना होगा शिवाजी का ना। इनिशियल फेज है शिवाजी का, वो हमको इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। कि कैसे वो रायगढ़ को कॉन्कर्ड करते हैं, है ना। रायगढ़ को कॉन्कर्ड करते हैं, किस तरह से उनका बीजापुर के जो सुल्तान होता है उनके साथ उनका क्लैशेस होता है। फिर उस क्लैशेस को देख के औरंगजेब जो है वो भेजता है अपने गवर्नर, जो डेक्कन का गवर्नर होता है शाइस्ता खान, उसको भेजता है। तो किस तरह से जो शिवाजी हैं, पहले वो अफजल खान का मर्डर करते हैं जब वो बीजापुर कैप्चर करते हैं, और उसके बाद किस तरह से वो शाइस्ता खान को भी हरा देते हैं, और उसके जो बेटा होता है उसकी डेथ हो जाती है इस बीच में। शिवाजी के जो शाइस्ता खान का जो बेटा होता है उसको शिवाजी हरा के मार देते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमें कुछ-कुछ पॉइंट देने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो 1664 में जो पोर्ट होता है सूरत पोर्ट, जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेड होता था, मुगलों के लिए जो सबसे फ़ायदेमंद पोर्ट था, उस पर भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप इनिशियल में थोड़ा-थोड़ा देंगे, जो-जो इम्पोर्टेंट फैक्चुअल आपके पास नॉलेज रहेगा, शिवाजी से रिलेटेड वो देंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो की पॉइंट्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे कि मराठा कॉन्फेडरेसी का ग्रोथ कैसे हुआ, जैसे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी उनका, चौथर सरदेशमुखी जो वो टैक्स वसूला करते थे, है ना। तो किस तरह से किस किस राजाओं से लेते थे स्पेशली, और वो जो राजा थे जो डोमिनेंट थे पहले मुगल्स के अंदर, उनको टैक्स दिया करते थे, लेकिन अब वो इतना घबरा चुके थे मराठों से कि अब वो चौथ और सरदेशमुखी मराठों को दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, मुगल टेरिटरीज के अंदर जो राजा के अंडर आप रह रहे हैं उसको टैक्स ना देकर आपको शिवाजी को टैक्स देना पड़ रहा है, मराठों को टैक्स देना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे मुगलों का जो रेवेन्यू है उससे वो हाथ धो बैठते, तो ऑटोमेटिकली उनको गुस्सा आएगा ही, क्रोध होगा ही, ठीक है। फिर रेड्स एंड इंकर्शन अगर आप देखें तो गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स ये यूज करते हैं, और डेक्कन कैंपेन में भी हमने देखा है। शिवाजी मराठास जो है ना, ये इनके साथ मुगलों का क्लैशेस बहुत ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द एज ऑफ औरंगज़ेब, ठीक है। ये पता नहीं क्यों औरंगज़ेब ने इतना ज़्यादा मराठों के साथ अपना उसका क्लैश कंटिन्यू चलता रहा, क्यों चलता रहा मालूम नहीं। क्योंकि एक बार तो शिवाजी उसको लेटर भेजकर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी ये मामला सुधर नहीं पाता, क्या होता है, ठीक है। चलो वो सब हमने इस आंसर में डिस्कस नहीं करना, फिलहाल तो हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से मराठाओं ने जो मुगलों की टेरिटरी थी उसके ऊपर कंट्रोल उनका बढ़ता जा रहा था, और उनका जो कॉन्क्वेस्ट थे उसके थ्रू भी वो कंटिन्यू जीतते जा रहे थे। गोरिल्ला वारफेयर टेक्टिक्स वो यूज करते थे। तो मुगल जो है
वो उनका राजपूतों से उतना ज़्यादा क्लैश नहीं दिखाया गया है इतिहास में जितना मराठों के साथ दिखाया गया है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो मराठास जो हैं ऐसा नहीं कह सकते हम लोग कि राजपूत ज़्यादा पावरफुल है और मराठा कम पावरफुल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मराठास जो है वो कंटिन्यूअसली जो मुगल हैं उनके अगेंस्ट लड़ते थे, क्योंकि जब-जब औरंगज़ेब कुछ ऐसा कोई रूल बनाता है, रेगुलेशन करता है जो मराठों के अगेंस्ट है, तो वो एकदम तुरंत अपोज़ करते थे। राजपूतों के साथ वॉर करके क्या होता है, एक आध अगर उनका राजा हार जाता है तो ऑटोमैटिकली जो प्रजा होती है, जनता होती है, वो मुगलों के डोमिनेंस में आ जाती है। बट मराठाओं के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि शिवाजी के जाने के बाद कोई भी मराठा मुगलों के आगे झुका नहीं है। ये हम पूरा हिस्ट्री में देख रहे हैं। तो ये कुछ-कुछ रीज़न है जिससे इन लोगों के बीच में हमेशा कोई ना कोई जो क्लैशेस चलता रहा है। फिर मराठास जो हैं वो दिन में वार नहीं करते हैं, क्योंकि वो गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो पहाड़ियों के बीच में छिपकर वो वार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो आर्मी है वो मुगलों की आर्मी से कम है। तो उनको कुछ ना कुछ तो टैक्टिक यूज़ करना ही पड़ेगा एक शक्तिशाली दुश्मन से लड़ने के लिए, ठीक है? डेक्कन कैंपेन में उन्होंने बताया कि शिवाजी ने किस तरह से डेक्कन को पूरा कंट्रोल कर लिया, तो ये मुगलों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इन सब से क्या होता है, लॉस हो रहा है रेवेन्यू का मुगलों का, टेरिटरी का लॉस हो रहा है, डेक्कन में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। डेक्कन जो कि हमेशा औरंगज़ेब के काफ़ी ख़ास रहा है। हम लोग जानते हैं कि भई सुल्तान बनने से पहले वो डेक्कन का ही पूरा एरिया उसने गवर्न किया हुआ था औरंगज़ेब ने, तो इस वज़ह से उसका ये वाला चीज़ जो है उसे बहुत परेशान कर रहा है। स्ट्रैटेजिक अलायंसेज़ आप देखेंगे तो रीजनल पावर्स जो थी वहाँ की, उनके साथ भी मराठाओं के धीरे-धीरे अलायंसेज़ जुड़ने लग गए हैं, बनाने लग गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है मुगलों को अपने अगेंस्ट लग रही है। ये सारा पॉइंट आप इसमें डाल देंगे। फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ द एम्पायर, ये तो हर एक चीज़ में आ ही जाता है कि वीक हो रहा था। मुगल एम्पायर धीरे-धीरे जो है वो कमज़ोर होता जा रहा था, तो इन सारी चीज़ों के लिए मराठाओं को मौका मिल रहा था कि वो अपने जो प्रभाव है, अपना जो पावर है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकें। उसके बाद आप इसे कंक्लूड कर देंगे। आई थिंक ये सारा क्वेश्चन जो है फैक्ट्स पे ही डिपेंडेंट है, तो कुछ इसको लिखने में मुश्किल नहीं होगा। आपको सिर्फ फैक्ट जो है जितने भी नॉलेज है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट आप मेंशन करेंगे, ठीक है? Marathas' aggressive expansion and their ability to challenge Mughal authority in key region posed a significant threat. तो ये बिल्कुल इस बात को प्रूफ कर देता है कि हाँ ये सिग्निफिकेंट थ्रेट तो था। तो बस इस आंसर में आपको यही सारी चीज़ें मेंशन करना है, तो आई होप 20 मार्क्स के आसपास आपका आंसर बन जाएगा। 7-8 पॉइंट आप ये वाला लिखेंगे, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स एक-एक करके आप मेंशन कर देंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली वाज बोर्न टू बिल्ड एन एम्पायर एंड टीपू सुल्तान टू लूज वन। एक स्टेटमेंट दे दी गई है और आपसे बोला गया है कि कमेंट करो, ठीक है? ये एक मतलब ये कह सकते हैं कि एक सिंपल स्टेटमेंट थी, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल भी है। मतलब इसमें सिंपल ये कहा जा रहा है कि हम लोग काफी समय ये सुनते हैं टीपू सुल्तान वाज अ टाइगर ऑफ मैसूर, से टीपू सुल्तान वाज वेरी ब्रेव, ये सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट आकर ये बात को सोचने में मजबूर करेगा कि हमें हैदर अली के बारे में भी कुछ ज्यादा नॉलेज रखनी चाहिए, उनके बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें ये जो क्वेश्चन है हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ सकते हैं, हमने कुछ जैसे पॉइंट्स पहले ये जो है ये स्टेटमेंट जो है इसको इंटरप्रेट कैसे किया है, कि ये जो स्टेटमेंट है ये सिंप्लीफाई कर रही है क्या, कि जो हिस्टोरिकल पीरियड है, ठीक है, उसमें ट्रम्प और फेलियर्स जो हुए हैं इन दोनों सुल्तानों के, उसमें कंपैरिजन करना है कि हैदर अली ने अपने टाइम पीरियड में कौन कौन से वॉर किए हैं, कौन कौन से कॉन्क्वेस्ट हुए हैं, टीपू सुल्तान के कॉन्क्वेस्ट कौन कौन से हुए हैं। हैदर अली जो है वो सिर्फ एक्सपेंशन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो जब अपना राज्य बना रहे हैं वो कंटिन्यू एक्सपेंशन करे जा रहे हैं, और उनका एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हो गया, इतना एरिया उनका बढ़ गया, एम्पायर इतना बढ़ गया कि उस बड़े हुए एम्पायर को मैनेज करने का काम उनके बाद टीपू सुल्तान को करना पड़ रहा है। तो ये कहीं न कहीं उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है? और इन सब चीज़ों में ये भी देखना पड़ेगा कि आप ये स्टेटमेंट में जब मतलब कंक्लूड करोगे तो हम इस चीज़ में ये भी ज़रूर ऐड करेंगे कि ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों के कंट्रीब्यूशंस और दोनों की जो मतलब लाइफ का जो भी इवेंट्स रहे हैं उसको हम रिस्पेक्टिवली मेंशन करें, ताकि ये लगना चाहिए कि हम किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है? ये एक स्टेटमेंट है, आपको उसको प्रॉपर वे में मेंशन करना है हर एक चीज़। जैसे कि आपको पहले थोड़ा सा ये बताना है कि हाँ हैदर अली बिल्डर ऑफ एन एम्पायर है, उसने बहुत सारे मिलिट्री रिफॉर्म्स किए, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी उसके बारे में लिखना है कि भाई पहले वुडदेयर जो राजा थे वुडदेयर, उनके अंदर ये मिलिट्री लीडर ही तो थे,
तो कैसे ये इतना डेवलप करते हैं, किस तरह से ये आगे बढ़ते हैं, फिर ये और इनके भाई होते हैं, दोनों आगे बढ़कर मतलब एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचते हैं, फिर जो इनका स्टेट होता है उसको कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद तो कुछ कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे इन्होंने तुंगभद्रा का जो एरिया था उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया था, और तुंगभद्रा स्टार्टिंग से ही बहुत एक इम्पॉर्टेंट मतलब रिवर रही है, उसके आसपास में जो सारे पोर्ट हैं वो इकोनॉमिक व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं। और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में भी है, जो हम लोग मोस्टली सुनते हैं कि टीपू सुल्तान की आर्मी जो थी वो यूरोपियन बेस्ड पे बनाई गई थी, तो उसका जो इनिशियल पार्ट है जो स्टार्ट किया है वो हैदर अली ने ही स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है ना। ये सारी बातें हमें यहाँ पर कुछ कुछ करके मेंशन करना होगा। तो 15 मार्क्स का है, आप ये सारे पॉइंट्स जब लिखेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा एक आंसर बन के आ जाएगा। टीपू सुल्तान के सामने चैलेंजेस बहुत सारे आए हैं और किस तरह से डिक्लाइन हुआ है। भाई पहले के दो वॉर तो, फर्स्ट वॉर और सेकंड वॉर जो होता है मैसूर वॉर, वो तो हैदर अली के टाइम पे ही लड़े गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वॉर टीपू सुल्तान ने स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि ब्रिटिश जो थे उनकी कंटिन्यू एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी तो चल रही है। भारत में नॉर्थ में वो काफी हिस्से तक फैल चुके हैं, और जब वो इस तरफ देख रहे हैं कि डेक्कन एरिया में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट उनका एनिमी बन रहा है वो हो रहा है ये हैदर अली और टीपू सुल्तान। तो पहले दो वॉर में वो हैदर अली को हराते हैं, लेकिन हैदर अली जीत जाते हैं और ये वॉर का कुछ डिसिसिव मोड नहीं निकल पाता है। उसके बाद जब हैदर अली की डेथ हो जाती है, फिर टीपू सुल्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट जो है कंटिन्यू रहते हैं। और इसका बहुत सारे रीजन है, कोई एक रीजन नहीं, बहुत सारे रीजन है। आप ये रीजन यहाँ पे मेंशन करेंगे, कॉजेस दे देंगे क्यों इनके जो है कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे। जैसे अलायंस था फ्रेंच के साथ टीपू सुल्तान का, ये हम जानते ही हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि फोर्टिफिकेशन जो है वो टीपू सुल्तान ने बहुत एक्सेस किया हुआ था, तो वो ट्रेड के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। ये सारे जो कॉजेज आपको मिलेंगे वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। फिर टीपू सुल्तान एक बहुत अच्छी पॉलिसी चलाता है, हाँ, वो रॉकेट आर्टिलरी इसकी शुरुआत वो करता है, ठीक है। रॉकेट आर्टिलरी, उसके जो फादर थे उन्होंने यूरोपियन मोड पे अपनी आर्मी तो सेटअप की हुई थी, लेकिन जैसे रॉकेट आर्टिलरी का ये यूज करता है तो इसके बाद अंग्रेजों की नजर में कुछ ज्यादा आ जाता है। ये भाई ये तो डे बाय डे जो है स्ट्रांग होता जा रहा है, इसलिए इसको हराना बहुत जरूरी है, ठीक है। मॉडर्न मैसूर का बिल्डर है टीपू सुल्तान, और उसका डिक्लाइन कैसे होता है, बहुत सारे इवेंट्स हैं। टीपू सुल्तान के डिक्लाइन होने में कहीं ना कहीं उसकी पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ है लास्ट में। अगर टीपू सुल्तान स्ट्रांग है भी तो, मतलब हम जो फैक्ट्स पढ़ते हैं कि यस ही वाज अ टाइगर ऑफ मैसूर, व्हेन एवर वी रीड दिस स्टेटमेंट तो हमको लगता है कि हाँ ही वाज वेरी स्ट्रांग पर्सन, दैट इज ट्रू। तो फिर क्यों ऐसा हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उसको डिफीट कर पाते हैं? बिकॉज इसकी नेबरिंग पॉलिसीज अच्छी नहीं थी। बहुत सारी पॉलिसीज है इसकी जो अच्छी नहीं थी, नेबरिंग पॉलिसीज इसका अच्छा नहीं था, ठीक है। उसके बाद इसका जो रिलीजन पॉलिसीज था वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर वाला हो गया था, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, जो इसकी वजह से, जिसकी वजह से इसको कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं था। हम देखेंगे कि वॉर में लास्ट में मराठा जो है और जो रूलर है वो ब्रिटिश का साइड तो दे रहे हैं, लेकिन इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ इस पॉलिसी, ये कोऑपरेटिव नहीं रहा है उन सब लोगों के साथ। इस तरह से आप इस आंसर को भी सम अप कर सकते हैं। देन द सी ऑप्शन इज, सी क्वेश्चन इज, एनालाइज द राइज ऑफ द सिख अंडर रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जी के लिए बहुत सारे आपको फैक्ट मिल जाएंगे, और इनके बारे में अच्छे से रीड करके आपको वाकई पता चलेगा कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंट रूलर, ठीक है, जो कि अपने टाइम पर हर मॉडर्नाइज वे में अपने पूरी सिटी को सेटल्ड करना, अपनी आर्मी को सेंट्रलाइज्ड करना, और इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू अपने एरिया को एक्सपेंड करना, ये सारे जितने गुण थे रंजीत सिंह जी ने इन सबको यूज किया है, ठीक है। पॉइंट वाइज अगर आप पहले समझे तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे मिजेल जो थे अलग अलग ग्रुप बटे हुए थे इनके, मतलब राजा बनने से पहले जो ग्रुप थे, सिखों के 12 मिजल्स थे, ये भी उनमें से एक मिसाइल के बेटे थे। तो वो ग्रुप अलग अलग बने हुए थे, तो इन्होंने सबको पहले यूनिफाई किया है। हम इसमें थोड़ा सा उस बारे में बड़े मतलब लिख देंगे। इनकी जो मिलिट्री है मॉडर्नाइज्ड मिलिट्री है, इन्होंने भी अपनी मिलिट्री को बहुत अच्छे से सेंट्रलाइज्ड किया हुआ है।
अलायंसेस इनके बहुत स्ट्रैटेजिक है, मतलब इनको ये था कि सभी को यूनिटी करने के लिए किसी से इन्होंने मैट्रिमोनियल रिलेशंस बनाए, किसी को इन्होंने अंडर कंट्रोल में लेकर रिलेशंस बनाए, किसी को इन्होंने प्यार से समझाया। तो ये सारी चीजें करके इन्होंने पहले सबको एक यूनिटी में लेकर आए। रिलीजियस टॉलरेंट मिलते हैं ये, क्योंकि इनकी आर्मी में हर धर्म के ऑफिसर्स मिलेंगे आपको, सारे ऑफिशियल्स अच्छे अच्छे पोस्ट पे मिलते हैं, तो उससे पता चलता है यस ही वाज अ रिलीजियस टॉलरेंट मैन। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इनके एरिया में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि आप ये पूरा एरिया देखेंगे, ये पूरा एरिया महाराजा रंजीत सिंह के अंदर में ही है। कहीं कहीं बुक्स में आपको ये भी मेंशन मिलेगा, इवन द ब्रिटिशर वो आल्सो अफ्रेड ऑफ हिज आर्मी। ठीक है, इतना ज्यादा मतलब इन्होंने अपनी लिगेसी को मेंटेन किया हुआ था कि बहुत रिस्पेक्ट थी इनकी। तो ये सारे पॉइंट को लेते हुए आप बहुत सारा फैक्ट आपको मिल सकता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप गैदर करके। देखिए इनके रिलीजियस टॉलरेंस, इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव था। ठीक है, कल्चरल पैट्रोनाइज देखेंगे तो इन्होंने बहुत सारा प्रमोशन किया आर्ट्स एंड कल्चर में। जो गुरुद्वारा साहिब है उनको बहुत अच्छे से बनाने वाले, गोल्ड का ऊपर कवर करवाने वाले, ये सारी चीजें हैं। फिर अलायंसेस इनके यूरोपियन पावर्स के साथ बहुत ही डिप्लोमेट तरीके से इन्होंने रिलेशंस बना के रखी। तो अपने होने तक इन्होंने यूरोपियन जो है उनके साथ डायरेक्ट कोई ऐसा वॉरफेयर नहीं करने की कोशिश की है, बल्कि डिप्लोमेट करते हुए सभी को खुश करके रखने की कोशिश की है, फ्रेंच हो या ब्रिटेन हो, सबके साथ एक न्यूट्रल इन्होंने इंस्टांस बना के रखा है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखकर इस आंसर को भी कंक्लूड कर लेना है कि यस ही इज अ लीडर, स्ट्रैटेजी, इक्विपमेंट वाज इंस्ट्रूमेंट टू द राइज। ये सारी चीजें आप करेंगे। मिलिट्री एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, रिलीजियस टॉलरेंस, तो ये सारे पॉइंट्स को ऐड करते हुए यू कैन कंक्लूड योर आंसर। दैट्स इट फॉर टुडेज, और फिर हम जल्दी ही मिलने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यू क्लासेस, बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूंगी मैं रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको सिलेबस पे बात करना है यूपीएससी का तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, और यदि कोई ऐसा भी टॉपिक है जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। Thank you so much today. Thank you so much for everyone today, and we'll meet soon for the next question and answer. Bye bye. Take care.